हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं मैटर का। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे कि कैसे प्रेशर से हम स्टेट में चेंज ला सकते हैं। तो एक्चुअल में जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम उसके पार्टिकल्स को, जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। और पास लाने से जब उनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और इस प्रकार क्या होगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस, दस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, हमारे एनसीईआरटी में एक फिगर है पिस्टन वाला, उससे हम क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो फिगर है, फर्स्ट केस में क्या है, पार्टिकल्स देखिए दूर दूर है। अभी हम क्या करें, पिस्टन की मदद से हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए अब उतने ही पार्टिकल्स क्या हुए, कम स्पेस में आ गए हैं, कम वॉल्यूम में आ गए हैं, मतलब अब पास आ गए हैं। अगर हम फर्दर और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे और जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट अब देखते हैं। अब हम अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो देखिए इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि गैसेस जो हैं वो लिक्विड बन सकती हैं अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बाकी सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात क्यों नहीं की गई है, क्योंकि हमने देखा था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं और लिक्विड्स भी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं। तो बचे कौन, गैस की प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। मतलब अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हम गैस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो और कंप्रेस होके गैस क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार क्या है, हम प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर रिड्यूस करके गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, गैस के फॉर्म में, लेकिन अगर हम उस गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो आइस के फॉर्म में अपीयर होता है। तो इसलिए हम उसको और क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है कि क्यों हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि देखिए जब हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो ड्राई आइस बन गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर, अगर हम 1 atm प्रेशर भी अगर हम रिलीज़ करते हैं, यानी वापस लेते हैं, कम कर देते हैं प्रेशर, तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये सीधा गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं आता, वो सीधा गैसियस फॉर्म में, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वो गैस बन जाता है। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अप्लाई करके हम चेंजेस ला सकते हैं। तो किसी भी मैटर का जो स्टेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही बोलता है कि डज प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवापोरेशन। तो देखिए एवापोरेशन समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि बताइए कि जब भी हमको चेंज ऑफ स्टेट करना है तो क्या हमको हमेशा अपने तरफ से हीट या प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत होती है क्या। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं जहाँ पर बिना हीट दिए या बिना इतना हीट दिए कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाए, वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हम जो कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पर हमको उसमें जो वाटर है वो बॉयल होते हुए तो नहीं दिखता है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद कपड़ा सूख जाता है।
है ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो हैं उससे हमें समझ में आता है कि हमको हर बार हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, लगातार क्या होते हैं पार्टिकल्स के, एक्चुअल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पर नहीं होते हैं, लगातार उनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके ओके किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो कि सरफेस पर होते हैं, जो ऊपर के लेयर पर होते हैं, उनके पास क्या होती है थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके वो निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं मतलब वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है लिक्विड्स में, जिसमें क्या हो रहा है, जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और वेपोराइज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से अब हम डेफिनेशन के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, हमने पीछे भी देखा है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या होता कहलाता है, वेपराइजेशन देखा था। लेकिन वहाँ पर हम हीट करते हैं, वो बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है। ओके, फिर से देखते हैं डेफिनेशन। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, अब हम समझते हैं सेकेंड पॉइंट को। तो when particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction, the liquid changes into vapor state। तो यहाँ पर बॉइलिंग नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद वो क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वो ओवरकम कर जाएंगे। और लिक्विड में अगर ऐसा होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए तो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, यानी वेपर स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो पानी है, अगर किसी बकेट में पानी रखा हुआ है तो क्या पूरा का पूरा बकेट वेपराइज हो जा रहा है क्या, एक बार में नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इवेपोरेशन इज़ ए सरफेस फेनोमेनन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इवेपोरेशन कैसा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है। इवेपोरेशन कैसे होता है, सरफेस, सिर्फ जो एक लेयर है ऊपर का, पानी का जो ऊपर का सिर्फ लेयर है वही इवेपोरेट होता है, पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं होता है। और पीछे जब हमने देखा था बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में हमने ऐसा ही सिमिलर एक सेंटेंस देखा था, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा वर्ड था और वो क्या था, बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमेनन। ठीक है, वो कैसा फेनोमेनन है, बल्क। तो जब बॉइलिंग होता है तो ऐसा नहीं कि बस नीचे का लेयर या ऊपर का लेयर वहाँ पर बॉईल हो रहा है। जब बॉइलिंग होता है तो पूरा का पूरा पानी, अगर किसी वेसल में, किसी कंटेनर में हमने पानी रखा है और उसको हम बॉईल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पानी एक साथ बॉईल होगा। ओके, तो पूरा का पूरा बल्क एक साथ, जो पूरा होल है वाटर का, होल ऑफ वाटर, पूरा का पूरा पानी एक साथ बॉईल होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बल्क फेनोमेनन। तो बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमेनन, वेयर एज इवेपोरेशन इज़ ए क्या, सरफेस फेनोमेनन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए 4 फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एन इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है। तो जितना बड़ा सरफेस ओपन रहेगा उतना ज़्यादा ऊपर का लेयर या उतने ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे बाहर सराउंडिंग के, है ना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा, उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर देखिए, अगर हम कपड़े धोते हैं और अगर उसको हम
प्रॉपरली फैला के नहीं सुखाते हैं। अगर ऐसे ही रख देते हैं तो वो क्या होगा, बहुत देर में सूखेगा। वही अगर उसको हम प्रॉपर फैला देते हैं तो फैलाने से हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में उसका सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए दूध है, गर्म दूध रखा हुआ है ग्लास में अगर है, तो ग्लास में अगर है तो क्या होगा, थोड़ा लेट से ठंडा होगा। लेकिन अगर उसी दूध को अगर हम क्या करते हैं, किसी प्लेट में डालें, है ना, तो क्या होगा, प्लेट में डालने से क्या होता है, वो ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया। सेकंड क्या है, एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो जल्दी बढ़ जाएगी, है ना, और ज़्यादा जल्दी वो सरफेस से क्या होने लगेंगे, इवोपरेट होने लगेंगे, है ना। इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं कि जो कपड़े सूखते हैं वो गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे मौसम के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब है जो एयर में वाटर वेपर कंटेन्ड है उसका अमाउंट। ठीक है, अब इसको तो समझते हैं ध्यान से। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, एयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं, साथ में एयर में और क्या है, वाटर वेपर भी है जो हमको दिखता नहीं है, वेपर के फॉर्म में वाटर एयर में भी प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, अब ये जो वाटर का प्रेजेंस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, है ना। चेन्नई में अगर हम देखेंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी अलग रहेगी, दिल्ली का अगर कोई बोलेगा तो उसकी ह्यूमिडिटी अलग रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी, यहाँ पर क्या बोला है, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब एयर में वाटर वेपर कम है। अच्छा, एयर में वाटर वेपर कम है मतलब उस एयर में अभी और वाटर वेपर लेने की कैपेसिटी और वाटर वेपर लेने का स्पेस अभी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम फिर से अगर उस टेम्परेचर उस कंडीशन में अगर हम क्या कर रहे हैं, वो अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, तो हमारे कपड़े का जो पानी है वो ये वाला एयर जिसका ह्यूमिडिटी कम है वो जल्दी ले लेगा। ठीक है, अगर यही कपड़ा अगर हम अब किस मौसम में सुखाते हैं या किस एरिया में सुखाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में, तो एयर में और वाटर वेपर लेने की कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब पहले से ही एयर में वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या वो ज़्यादा वाटर ले पाएगा, क्या वाटर वेपर ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा, तो हमारा कपड़ा देर से सूखेगा। इसका और एग्जांपल हम क्या देखते हैं, अगर गर्मी के मौसम में तो हमने देखा ना, अगर सनी डे है तो सनी डे मतलब ह्यूमिडिटी कम है तो हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर यही अगर क्लाउडी डे है, रेनी डे होने से क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहता है, मतलब वेपर के फॉर्म में वाटर रहेगा एयर में, तो क्या होगा, अब हमारे कपड़े में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट होकर निकलेंगे उसको एयर जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाएगा, उसके लिए स्पेस कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो हमारा इवोपरेशन जल्दी होता है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा ह्यूमिडिटी। चलिए लास्ट अब हम देखते हैं, लास्ट क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो इवोपरेशन भी बढ़ जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हम तो घर में ही देखते हैं, अगर हमने चाय रखा हुआ है ठंडा होने के लिए मान लीजिए, तो अगर ऐसे ही रूम में रखा हुआ है तो क्या होगा, थोड़ा लेट से ठंडा होगा, लेकिन अगर पंखे के नीचे रख देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर से वही कपड़ा सुखाने वाला, अगर बाहर बारिश हो रही तो हम क्या करते हैं, कपड़े घर में ही डाल देते हैं, अंदर रूम में ही रस्सी पर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम अंदर में फ़ैन चालू करके अगर रस्सी पर कपड़े डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो विंड स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, इवोपरेशन बढ़ता है। तो ये थे 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाउ इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जब भी इवोपरेशन होता है तो उससे कूलिंग होती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे कूलिंग होती है, इवोपरेशन ऐसा क्या करता है, तो देखिए इसको पहले हम रीड कर लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इवोपरेशन कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा इवोपरेशन क्यों होता है। तो इवोपरेशन में क्या होता है, जो ऊपर सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं और
क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं, वो तो निकल गए। लेकिन अब जो यहाँ पर जो अभी एनर्जी की कमी हुई है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए क्या करता है, ये सराउंडिंग से फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वहाँ पर सराउंडिंग में अब उस हीट की, उस एनर्जी की कमी होने वाली है। तो एनर्जी की जब वहाँ पर कमी होती है, वहाँ पर हीट की जब कमी होती है, तो हमको लगता है कि वो क्या हो गया, ठंडा हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, कूलिंग कॉज करता है इवोपरेशन। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन हमने ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर जो रहता है उसको हम समझ सकते हैं। तो जब वो हमारे पाम पर, अगर हमारे हाथ पर गिरता है तो वो तो तुरंत क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है ना। हाथ में गिरता है फिर थोड़ी देर बाद उड़ जाता है वो। तो ये जो उड़ जाना है इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं जो उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल है ये उड़ जाता है बोलते हैं ना, खुला मत रखो उड़ जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एसीटोन है, तो ये एसीटोन क्या करता है, हमारे पाम पे अगर गिर जाता है तो ये हो जाता है तुरंत इवोपरेट। लेकिन इवोपरेट होकर ये क्या करता है, अच्छा इवोपरेट होने के लिए अब ये किसकी एनर्जी को यूज़ करेगा, हमारे, क्योंकि ये हाथ पर गिरा था तो हमारे हाथ की जो हीट एनर्जी है उसको लेकर वो उड़ गया, वो तो निकल गया, लेकिन हाथ पर जो एनर्जी थी उसमें तो कमी आ गई ना। तो उस एरिया में जहाँ पर वो, मान लीजिए जिस एरिया में वो गिरा हुआ होगा उस रीजन में क्या होगी, एनर्जी की कमी होगी। तो हमको क्या लगा कि अरे ये ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो एसीटोन अगर हमारे पाम में गिरता है तो हमको वहाँ पर ठंडा फील होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन अ हॉट सनी डे। तो अगर हम अभी गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में हम क्या करते हैं, आंगन में या छत पर हम क्या करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है, हमको उस समय तो बहुत उमस फील होता है, लेकिन थोड़े देर बाद हमको वहाँ पर ठंडक फील होने लगती है। तो ऐसा क्या होता है पानी छींचने से गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में जब हम पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पानी उस सरफेस का, हमारे आंगन का जो सरफेस या छत का सरफेस है उसके हीट को लेकर इवोपरेट हो जाता है। अब हीट को लेकर वो इवोपरेट हो गया तो उससे क्या होगा, छत के हीट में कमी आ जाएगी, और छत के हीट में कमी आ जाएगी इसलिए वो हमको ठंडा फील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, कॉटन्स क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हमको समर में कौन से कपड़े पहनने बोला जाता है, कॉटन के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। तो कॉटन के कपड़े में ऐसा क्या रहता है कि हमको वो अच्छा लगता है गर्मी में पहनने में। तो कॉटन में क्या रहता है, एक तो कॉटन क्या है, अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। अच्छा, अब गर्मी में क्या होता है, हमको लगातार पसीना आते रहता है। तो लगातार पसीना जब आ रहा है तो अगर हमारा कपड़ा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमको अंदर चिपचिपा फील होगा और हम गर्मी से बेहाल हो जाएंगे। लेकिन कॉटन क्या करता है, जो पसीना निकल रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब होकर फिर वो क्या हो जा रहा है, धीरे से इवोपरेट भी हो जा रहा है। तो हमारे बॉडी के हीट को वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, निकाल रहा है, जिससे हमको ठंडा लगते रहे। अभी हमने देखा इवोपरेशन कूलिंग कॉज करता है, तो इस प्रकार वो हमारे बॉडी में भी कूलिंग कॉज करता है। तो इस प्रकार कॉटन क्या है, एक अच्छा एब्जॉर्बर होने के कारण वाटर का हमारे स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है और ईज़िली हमारे स्वेट को इवोपरेट कर देता है। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इस चीज़ को समझ के आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट एग्जांपल है इसका कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो अगर हम किसी ग्लास में क्या करते हैं, बहुत ठंडा पानी डालते हैं तो तुरंत थोड़ी देर बाद हमको उस ग्लास के बाहर में क्या दिखाई देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक ग्लास है, पूरा साफ़ है, अभी इसमें एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं है, ना बाहर ना अंदर, पूरा सूखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, फ्रिज से एक बॉटल निकालते हैं। ठीक है, फ्रिज से एक बॉटल पानी निकालते हैं, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। जैसे ही हमने इसको डाला, बहुत नीटली हमने डाला है ना, बाहर कहीं पर भी अभी वाटर नहीं पड़ा है। जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो इसके बाहर हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। मान लीजिए इसमें अगर आइस क्यूब भी डाला हुआ है, अगर बर्फ़ के टुकड़े भी इसमें हमने डाले हुए हैं, तो भी हमको इसमें
बाहर में ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। तो बाहर में कहाँ से आ गया ये मिट्टी का तो नहीं है भाई, ये जो हमारा ग्लास है मिट्टी का तो नहीं बना हुआ है, ये तो स्टील का है। तो स्टील में ऐसा पानी के अंदर से आ गया क्या बाहर? नहीं, तो ये अंदर का पानी नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये जो बाहर में जो ड्रॉपलेट्स दिखते हैं हमको ग्लास में, वो कौन सा पानी होता है? वो वही पानी होता है जो हमने अभी ह्यूमिडिटी के समय देखा था। एयर में क्या होते हैं? वाटर पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ग्लास जो कि एक बहुत ठंडा सरफेस बन जाता है, ठंडा पानी उस पर पड़ने के कारण, तो बहुत ठंडा सरफेस होने के कारण क्या होता है, जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे टकरा कर कंडेंस हो जाते हैं और तुरंत ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए हमको उसके बाहर में क्या दिखाई देता है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। इसके अलावा बुक में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्यों जो डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे में अच्छे से वर्क करता है ना। और जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा रहता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। और एसीटोन वाला तो क्वेश्चन हो ही गया। अच्छा, अगर हम दूध या चाय पीते हैं तो कप में पीते हैं तो काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन अगर हम प्लेट में लेकर उसको पीते हैं तो हमको वो क्या होता है, ज़्यादा जल्दी हम उसको पी पाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का रीज़न इसी से ही रिलेटेड है जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ब्लू क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी में, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं, जो कि अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जो बचे हुए थे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो चलिए 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारा वो क्या है? प्लाज्मा है। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा? तो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बोलता है, द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अच्छा, ये पार्टिकल्स किसके होते हैं? दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। तो जो गैस होता है उसको अगर आयोनाइज हो जाते हैं, टेम्परेचर पाकर अगर वो आयनाइज हो जाते हैं, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, कैटायन एनायन, उसके फॉर्म में अगर वो आयनाइज हो जाते हैं तो उससे मिलकर प्लाज्मा के पार्टिकल्स बनते। तो इसके एग्जांपल हैं कुछ, जैसे कि जो नियॉन साइन बल्ब होता है जो ग्लो करता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? उसमें नियॉन गैस प्रेजेंट रहता है, वो आयनाइज होता है इसलिए वो हमको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें हीलियम या ऐसे गैस दूसरे गैस भरे होते हैं, ठीक है, जिससे वो हमको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो वो कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पर कौन सा गैस यूज़ किया है, उस गैस का नेचर क्या है, उसके हिसाब से उस ग्लोइंग का कलर डिसाइड होता है। ठीक है। अच्छा, सन और स्टार भी ग्लो करते हैं। तो सन और स्टार्स जो ग्लो करते हैं उसका रीज़न भी क्या है? उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा रहता है। और वहाँ पर क्या चीज़ उनको प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है? वो वहाँ पर उनके हाई टेम्परेचर के कारण, है ना, सन और स्टार के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण वो ग्लो करता है। ओके, तो ये है प्लाज्मा। तो सिर्फ इतनी ही बातें हमको याद रखनी है इसमें। लास्ट देख लेते हैं हम, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये होता क्या है, फिर इसका नाम कैसा है वो हम देखेंगे। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा गैस लेते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इतनी कम है जो हमारा एयर अभी हमारे आसपास प्रेजेंट है उसका 100,000 टाइम्स। ठीक है, मतलब 1,00,000 गुना कम डेंसिटी रहेगी जिस गैस की। उसको जब हम क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो गैस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर है जिस पर हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं वो कितना है? बहुत कम है, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। फिर से एक बार देखते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनता है। हम एक ऐसे गैस को लेते हैं जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो है, इतनी लो है कि जो हमारा नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी का 100,000, करीब 1,00,000 गुना कम डेंसिटी उसकी रहेगी इसके कंपैरिजन में। उसको हम सुपर लो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अब ये -273 डिग्री सेल्सियस है तो इसको आप केल्विन में
कन्वर्ट करके आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बताएंगे कि इसको अगर हम केल्विन में करेंगे तो ये कितना आएगा। ओके, तो इस प्रकार हमको क्या मिलता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है। अच्छा, इसका नाम कैसे आया, तो हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट थे 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किया था इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हीं कैलकुलेशन के ऊपर उन्होंने भी प्रेडिक्शन किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो दोनों के नाम के हिसाब से, इनके नाम से बोस और इनके नाम से आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो बना। ठीक है, और बाद में दो साइंटिस्ट एरिक ए कॉर्नेल और वुल्फगैंग केटरले, ठीक है, और साथ में कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए, इन्होंने इसको बनाया, अचीव किया इसको बनाने का, और इसी के लिए उनको फिर 2001 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।